गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ रोमी नरवाल। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। इससे पहले हम कर चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का कंसेप्ट, फेजेज ऑफ टीचिंग, और जो सेकंड क्लास थी हमारी उसके अंदर हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग किए थे, जिसके अंदर हमारे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग थे। उनके एक्सपोनेंट्स के नाम हमने अच्छे से उसमें किए थे, और इसके अलावा हमने उसके जो स्टेप्स थे वो हम उसके अंदर कवर कर चुके हैं। सो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो क्या होती है। तो सबसे पहले जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसके अंदर हमारे कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन है, उनकी एक पूरे सिंटेक्स की बात की जाती है कि इनके जैसे अपर कोग्निटिव डोमेन क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है। इसके बाद इसके अंदर जो हम लर्निंग होगी उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इसी तरह से फिर हम अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या रहेंगे, और लास्ट में साइकोमोटर डोमेन क्या है, उसके स्टेप्स क्या रहेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को इंक्लूड करता है हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी। सो सबसे पहले जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है दी किसने थी? दिस वॉज गिवन बाई B.S. ब्लूम, मतलब बेंजामिन ब्लूम है, उन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी को दिया था। तो जो टैक्सोनॉमी वर्ड है इसका अर्थ क्या है? जो टैक्सोनॉमी वर्ड है आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, टैक्सिस एंड नोमोस। टैक्सिस का अर्थ क्या है? अरेंज, किसी भी चीज़ को अरेंज करना। एंड नोमोस का अर्थ क्या है? ऑर्डर, तो मतलब सीक्वेंस में किसी भी चीज़ को अरेंज करना, उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है। सो जो टैक्सोनॉमी है ये किसने दी थी, इसके बारे में जो इसके एक्सपोनेंट हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पूरा नाम उनका था बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। इनका जन्म कब हुआ था? 21 फरवरी 1913 को। डेथ इनकी 13 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसके अलावा इनका जो अवार्ड मिला था वो E.L. थॉर्नडाइक अवार्ड 1973 में मिला था। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं अब डोमेन्स ऑफ लर्निंग की। अब डोमेन्स ऑफ लर्निंग में B.S. ब्लूम का हमने कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर तो कॉमन सी चीज़ है, हमने काफ़ी बार सुना भी है। ठीक है। लेकिन गांधी जी हैं, उन्होंने भी ब्लूम टैक्सोनॉमी से पहले इनके बारे में कुछ बात की थी, लेकिन उन्होंने नाम अलग दिए थे। गांधी जी ने भी सीखने के लिए 3 तरह की चीज़ों की बात की थी कि जो बच्चा है, लर्नर है, वो किस तरह से सीखेगा। सबसे पहले बात करते हैं हेड की। हेड मीन्स जहाँ पर ब्रेन, दिमाग की बात हो रही है। तो दिमाग में हमारी क्या होती है? नॉलेज होती है, क्रिएटिविटी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स होती हैं। तो ये वाली चीज़ें जितने भी रिलेट करेंगी वो हमारी हेड से रिलेट होती हैं। और इसी को हम ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके अंदर कोग्निटिव डोमेन है उसके साथ रखते हैं, क्योंकि कोग्निटिव डोमेन कौन सा होता है? संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास भी आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, उससे रिलेट करता है, जिसके अंदर हम नॉलेज किस तरह से लेते हैं, कोई भी हमें कुछ भी नई चीज़ क्रिएट करनी है वो किस तरह से करेंगे, प्रॉब्लम आती है हमारे सामने कोई भी, तो उसको किस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है? हार्ट। जैसे कि जब हमने टीचिंग एप्टीट्यूड किया था उसके अंदर एक टीचर है, टीचर का रोल्स की बात की थी कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए। तो उसके अंदर हमने एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी ह्यूमन कि दयालु, इसके अलावा थी एक एम्पैथी कि समानुभूति वाला होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें कहाँ से रिलेट करते हैं? हार्ट से, और इधर अफेक्टिव डोमेन से। मतलब जहाँ भी इमोशंस की, फीलिंग्स की बात होगी तो वो गांधी जी के अकॉर्डिंग तो हमारा हार्ट है, और ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग इसका नाम अफेक्टिव डोमेन दे दिया गया है। तो हार्ट है जो गांधी जी का, वो अफेक्टिव डोमेन से कोरिलेट करता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी फिजिकल वर्क की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा काम करेगा हैंड एक्सपेरिमेंट वगैरह आपको कुछ भी करना है। ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? जो आपका गांधी जी का हैंड वाला जो डोमेन है वो रिलेट करता है साइकोमोटर से। ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्लूम टैक्सोनॉमी करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कोग्निटिव डोमेन क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे, इसके बाद अफेक्टिव डोमेन क्या है, इसके स्टेप्स हैं उनको पढ़ेंगे, और लास्ट में साइकोमोटर डोमेन क्या है, इसके स्टेप्स हैं उनको अच्छे से करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले कोग्निटिव डोमेन की बात करते हैं। तो ब्लूम है, उन्होंने 1956 में कोग्निटिव डोमेन है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेप्स हैं वो बताए हैं। तो और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इनके जो स्टेप्स हैं नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो इसको जब हम रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला आएगा हमारा नॉलेज, कि कोई भी बच्चा है जब उसकी लर्निंग की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करता है? कोई भी ज्ञान है मतलब सीखता है चीज़ों को। ठीक है। इसके बाद क्या है? सबसे पहले तो क्या उसको चीज़ें याद करवाई जाती हैं, वो चीज़ों को याद करता है। ठीक है। इसके बाद सपोज कीजिए, देखिए मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे को स्टार्टिंग में काउंटिंग या फिर जो 2+2 इस तरह से सिखाया जाता है, 4 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, इस तरह से पहाड़ी की टाइप में हम जब सिखाते हैं तो सबसे पहले तो क्या है, बच्चा सिर्फ याद करता है,
ठीक है। इसके बाद क्या करता है बच्चा, उसको समझता है कि 2 × 2 4 कैसे हुआ, या 2 + 2 + 2 कर देंगे तो 6 बन जाएगा, और सिमिलरली 2 × 3 करेंगे तो भी 6 बनेगा। तो सबसे पहले तो बच्चा याद करेगा, इसके बाद क्या करेगा, कॉम्प्रीहेंड करेगा, मतलब समझेगा उन चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद क्या, उसको अप्लाई करना सीख जाता है। अब एप्लीकेशन कैसे करता है बच्चा, अब बच्चे से आप सपोज कीजिए 19 का कोई भी पहाड़ा सुनेंगे तो ओरली में भी उसको याद ना हो, ठीक है, लेकिन अगर आप उससे लिखवा के देखेंगे तो वो मतलब 100 से ऊपर तक का भी अगर कोई भी आप उससे लिखवाओगे तो वो ईजिली लिख देगा, मतलब क्या उसको एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। इसके बाद एनालिसिस में क्या है कि वो चीज़ों को तोड़ना सीख जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा सिंथेसिस मतलब संश्लेषण करना। एनालिसिस में तो क्या है, वो चीज़ों को अलग अलग तोड़कर सीख रहा था, मतलब एक कॉम्बिनेशन है, एक मेन चीज़ है, उससे वो पार्ट में डिवाइड कर रहा था, छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है। लेकिन संश्लेषण क्या है, इसका अपोजिट, यहाँ पर छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उनको ऐड करके एक बड़ी चीज़ बनाई जाती है, एक बड़ी चीज़ है उसको सीखा जाता है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों के दोनों प्रोसेस बच्चा सीखता है, कोई बड़ी चीज़ है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बनाकर भी, और छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको एक साथ लेकर आके एक बड़ा कंसेप्ट बनाना भी, ठीक है। और लास्ट में क्या करेगा बच्चे का इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, कि बच्चे ने जो प्रोसेस है जो सीखा है वो किस तरह का सीखा है, उसमें कितनी मास्टरी हासिल की है, ठीक है। इसके बाद कोग्निटिव डोमेन के अंदर ही, जैसे ये तो थी हमारी नाउन फॉर्म में कि ज्ञान, बच्चे ने ज्ञान लिया, कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझा, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो नाउन वाली फॉर्म है इसको ना वर्ब में कन्वर्ट कर दिया। अब नाउन क्या होती है, नाउन तो क्या होती है, किसी भी चीज़ है उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना, लेकिन वर्ब क्या है, क्रिया, उसको अप्लाई करना। तो कोग्निटिव डोमेन में सबसे जो मेन थिंग क्या होती है, किसी भी चीज़ को करके सीखना। अब करने की बात आ रही है तो यहाँ पर वर्ब है, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए जो नाउन वाला कंसेप्ट है उसको वर्ब में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसको भी हम सबसे पहले क्या है, नीचे से स्टार्ट करेंगे। जब भी आप किसी भी डोमेन के सिंटैक्स को, स्टेप्स को पढ़ेंगे तो वो आपके नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर तक जाएंगे। और यहाँ पर जैसे अगर हम लेवल्स की बात करते हैं ना, तो ये जो आपका इवैल्यूएशन, सिंथेसिस एंड एनालिसिस, ये आपके अपर लेवल में आते हैं, ठीक है। और जो आपका नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग के 3 हैं, ये आपके लोअर लेवल में आते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोग्निटिव डोमेन में कौन सा आपका अपर लेवल में आता है, तो इसमें से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपसे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि वर्ब की फॉर्म में। वर्ब की फॉर्म में जैसे सबसे पहले क्या आएगा आपका रिमेंबरिंग। यहाँ पर तो क्या था, नॉलेज, आप सिर्फ ज्ञान ले रहे थे, अब चीज़ को याद कर रहे हैं, ठीक है। रिमेंबरिंग क्रिया में अप्लाई कर दिया आपने। इसके बाद उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर उसको अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ठीक है। फिर एनालाइजिंग, मतलब आपने उसका विश्लेषण किया। फिर इवैल्यूएटिंग, मूल्यांकन, और मूल्यांकन करने के बाद आप क्या करेंगे, क्रिएट कर रहे हैं कुछ नया। तो सबसे मेन जो कंसेप्ट था हमारा कोग्निटिव डोमेन का वो यही था कि हम कुछ ना कुछ नया क्रिएट कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब के फॉर्म में जब हमने इसको मॉडिफाई किया तो यहाँ पर हम जो क्रिएटिंग है वो हमारा जो अचीव में हमें करना है वो हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट में, जो है कि हमारा अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन है, सिंपल सी बात है, किस चीज़ से रिलेटेड करेगा, हार्ट कहाँ किससे रिलेट होता है, हमारा इमोशंस, फीलिंग, एंगर, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ आपकी, आप गुस्से की अगर हम बात करते हैं तो गुस्सा भी सिंपल सी बात है, क्या है, हार्ट से रिलेटेड है। किसी ने आपको कुछ बोला, आपको बुरा लगा, आपको गुस्सा आया, ठीक है। तो अफेक्टिव डोमेन मतलब जितने भी इमोशंस है आपके, जैसे आपका रोना, हंसना, खुश होना, दुखी होना, सारे के सारे क्या हैं, आपके इमोशंस हैं। तो ये आपके इफेक्टिव डोमेन है, उससे रिलेट करते हैं। अब इफेक्टिव डोमेन को किस तरह से हम आगे लेके जा सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले देखिए, मैंने वही बोला था कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे स्टेप्स। तो सबसे पहले रिसीविंग, कोई भी टीचर स्टूडेंट को कुछ बोलता है, मतलब रिसीविंग, किसी भी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को क्या बोला, रिसीव, ठीक है। अब जो सुना है वो बात उसको अच्छी लगी है, बुरी लगी है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्ड करने के बाद वो जो बातें बोली गई हैं, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ है टीचर और स्टूडेंट के बीच में किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है, वो कितना महत्व रखता है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए या किसी भी टीचर्स के लिए। या तो हम बोल सकते हैं जैसे सपोज कीजिए लर्नर है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, लर्नर ने अपनी प्रॉब्लम टीचर को बताई है, तो टीचर कितनी वैल्यू देता है उसकी फीलिंग्स को, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ इमोशंस की ही हो रही है, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, कि टीचर उसकी जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहा है, मतलब किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और लास्ट में कैरेक्टराइजेशन। तो इस तरह से आप इनके जो स्टेप्स हैं इनको याद रख सकते हैं। तो आप शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं RRVOC, क्योंकि आपको इन्हीं सीक्वेंस के अंदर इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है।
अगर अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन है वो हमारा रिलेट करता है हैंड से, मीन्स डूइंग। जहाँ पर भी आपकी डूइंग करने वाली चीज़ें आ जाए वहाँ पर बात समझ लीजिए कि बात हो रही है हमारी साइकोमोटर डोमेन की। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन है, डेविस ने भी दिया है ये मॉडल, मोरिजन ने भी दिया है और सिम्पसन्स ने भी दिया है। तो जो डिफरेंट मॉडल्स हैं आपके डोमेन्स के, वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई भी किया है, उसके अंदर कुछ चेंजेस भी किए हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं आगे। सबसे पहले है कि डेविस का मॉडल, डेविस मॉडल ऑफ साइकोमोटर डोमेन। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, इमिटेशन। बच्चा कोई भी चीज़ है उसका अनुकरण करेगा। इमिटेशन क्या होता है, अनुकरण करना। ठीक है, किसी भी चीज़ है उसको नकल करके सीखेगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या रहेगा, मैनिपुलेशन। अब करके तो उसने एज इट इज तो सीख लिया। जो छोटा बच्चा होता है, घर में कोई बड़ा पर्सन है कुछ भी कर रहा है, अपने मम्मी पापा को देखकर उसको एज इट इज उसकी कॉपी करता है, मीन्स वो इमिटेशन कर रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट मैनिपुलेशन। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके अंदर थोड़ी सी समझ आ जाती है, तो क्या है उन चीज़ों में फेरबदल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारी मैनिपुलेशन। इसके बाद परसेप्शन, मतलब वो उन चीज़ों से जो इन्वायरमेंट है वहाँ से कंक्लूजन निकालना स्टार्ट कर देता है, तो आपका परसेप्शन हो रहा है। इसके बाद आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन क्या है कि बच्चा है, एक चीज़ है उसको कोरिलेट करना स्टार्ट कर देता है दूसरी चीज़ों से। ठीक है, वो था आपका आर्टिकुलेशन। और इसके बाद लास्ट में नेचुरलाइजेशन, जो एक कंसेप्ट, जो मेन कंसेप्ट निकल के आता है, बच्चा उसको सीख जाता है। ठीक है, इसके बाद ये तो था हमारा डेविस का मॉडल। अब हम कर रहे हैं सिम्पसन्स मॉडल ऑफ साइकोमोटर डोमेन। इसके अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा आएगा इसके में परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है कि एबिलिटी टू यूज़ सेंसरी क्लू बाय मोटर एक्टिविटी, कि जहाँ पर आप अपनी जो सेंसरी है उनकी हेल्प से अपनी मोटर एक्टिविटी है उसको करते हैं। जैसे कि आप बच्चे को कोई भी बॉल वगैरह फेंकते हैं उसकी साइड, तो कैच करता है, मतलब उसने सेंसरी से, मतलब आंखों से उसको देखा, उसकी डिस्टेंस है उसको मेजर किया और उसी तरह से अपने हैंड है उसकी एक्टिविटी को परफॉर्म किया। ठीक है, इसके बाद सेट, माइंड सेट करता है बच्चा उसके अकॉर्डिंग। अब इसके बाद है गाइडेड रिस्पॉन्स, कि अगर बच्चे को लगता है कि उसको किसी भी बड़े पर्सन की ज़रूरत है, गाइड की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा गाइडेड रिस्पॉन्स आएगा। इसके बाद मैकेनिज्म मीन्स डेवलपिंग बेसिक प्रोफिशिएंसी। बच्चे के अंदर जो मिनिमम जो प्रोफिशिएंसी होती है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स ओवर्ट। कॉम्प्लेक्स ओवर्ट मतलब जो नई स्किल है वो उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अडेप्शन, बच्चा खुद की जो तरीके हैं उनको अपनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और फिर ओरिजिनेटिंग, जो सबसे मेन है कि बच्चा मतलब अपनी ही खुद की चीज़ें क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये रहेंगे हमारे साइकोमोटर डोमेन में। तो हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी में जान लिया है कि कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। किसी भी टीचर के लिए उसकी टीचिंग को और भी बेस्ट बनाने के लिए इन 4 एस्पेक्ट्स को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखिए, जैसे सबसे पहले जब भी कोई एक टीचर बनता है, चाहे आप प्राइवेट कोई टीचर प्राइवेट स्कूल में कोई टीचिंग कर रहा है या फिर आपका कोई गवर्नमेंट आपकी कोई जॉब लगती है, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या है कि आप पीआरटी टीचर लगते हैं, टीजीटी लेवल पे, पीजीटी लेवल पे, किस लेवल पे लगते हैं वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप मतलब मेन चीज़ है कि आप टीचिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जब आपको कोई भी क्लास अलॉट कर दी जाती है तो सबसे पहला जो चीज़ आती है कि व्हाट टू टीच, आपको क्या पढ़ाना है। तो क्या पढ़ाने से में आप जो सिलेबस दिया गया है, मतलब जो उसको आप देखेंगे कि आपको कौन सी यूनिट से स्टार्ट कराना है, कौन सी यूनिट है आपकी टाइम टेकिंग है, कौन सी यूनिट ऐसी है जो आप जल्दी कवर करा सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट टू टीच में आप क्या करेंगे, आप कंटेंट है उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड है व्हाई टू टीच, की क्यों पढ़ाएं हम, क्या पढ़ाना है वो तो ठीक है लेकिन क्यों पढ़ाएं। तो उसके लिए हम क्या है ऑब्जेक्टिव्स, हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है पढ़ाने के पीछे का। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मेनली जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों में के अंदर क्या डिफरेंस है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स तो वे होते हैं कि जिनको अचीव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, मतलब आपके पास बहुत सारी वैरायटी होती है कि किन्हीं के भी थ्रू आप उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वही होते हैं, वो होते हैं जहाँ पर आपके पास एक स्पेसिफिक मेथड होता है और उसी के थ्रू आप उन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होंगे, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जिसके अंदर आपको पहले से इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है। जैसे आप देखेंगे कि जब भी कोई बुक होती है उसके अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ लाइंस लिखी होती हैं कि ये चैप्टर कवर करने के बाद स्टूडेंट हैं या लर्नर्स हैं विल बी एबल टू डू, मतलब
जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग वो बुक होती है, ठीक है। या जैसे हम मैथमेटिक्स की कोई बुक देखते हैं तो उसके अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो बेसिक मैथ है, कंसेप्ट है, वो समझाया जाता है, तो उसका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा कि इसको सीखने के बाद बच्चे हैं वो बार्गेनिंग करने, मतलब बाज़ार से सामान लेन देन है उसके अंदर एबल हो जाएंगे, उसके योग्य हो जाएंगे, ठीक है। तो व्हाई टू टीच क्यों पढ़ाना है, तो हमारा क्या रहेगा, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन है उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसी के अंदर हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ टू टीच, कि पढ़ाना कैसे है। तो उसके लिए हमारे पास क्या रहेंगे, डिफरेंट हमारे पास टीचिंग मेथड्स रहेंगे। इसके अलावा टीचिंग एड्स क्या है, वो सामग्री जो आप पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप सिर्फ लेक्चर मेथड के थ्रू कर रहे हैं, ओरल, जहाँ पर आप किसी भी तरह का मतलब ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ नहीं करते हैं, ओरली जहाँ पर मतलब एक तरह से हम बोलते हैं लेक्चर दिया जाता है, आप डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं, आप किस तरह का टीचिंग मेथड्स अप्लाई करेंगे, और उसके अंदर एड्स मतलब किस तरह की सामग्री आप यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद लेवल्स ऑफ टीचिंग की, आप जो हम सेकंड लेक्चर में कर चुके हैं कि आप मेमोरी लेवल के ऊपर टीचिंग कराना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग पे या रिफ्लेक्टिव पे, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा आपका इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में आप इवेल्युएशन क्या है, कंटिन्यू इवेल्युएशन कर रहे हैं, मतलब अगर कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो मतलब आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है। अगर आप बच्चों का सेमेस्टर एग्जाम या फाइनल एग्जाम है उसी के अंदर इवेल्युएशन कर रहे हैं तो मतलब आपका समेटिव एग्जाम है। इसके अलावा आपके और भी जो मेथड्स होते हैं, जैसे आपका एरियन रेफरेंस टेस्ट होता है, आपका नॉम रेफरेंस टेस्ट होता है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। मतलब ये जो इवेल्युएशन के जितने भी टाइप्स हैं, इसके लिए एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाएंगे हम, जिसके अंदर की इवेल्युएशन किस तरह से किया जाता है और कितने टाइप का आपका इवेल्युएशन होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके अंदर हम कर चुके हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होती है, किसने दी थी, इसके अंदर कोग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन हम कर चुके हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरी है आपकी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।